उमर की मुस्लिम आइडेंटिटी पे भी हम तो हाँ। चर्चा करेंगे। बनो मुझे याद आ रहा है जब ये NTCA NRC प्रोटेस्ट हो रहा था, एक रिपोर्टर की तरह मैं रोज़ जाती थी इस प्रोटेस्ट में और कवर करती थी। उमर खालिद से कई बार मुलाकात हुई, उसके बाद भी होती रही। लेकिन एक शाम मुझे याद आ रही है जब उमर को जानते थे लोग, लेकिन उतनी शोहरत नहीं थी। लेकिन एक शाम उमर एक महफ़िल को एड्रेस कर रहे थे, शायद ये दिल्ली से बाहर की बात है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि सब लोग अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जलाइए। तो आप यकीन जानिए कि उमर बोल रहे थे, उन्होंने कहा, ऑर्गेनाइज़र ने कहा, उमर बोल रहे थे और इसी दौरान जो है वो टॉर्च जलने लगी वहाँ। और उस वक्त एक ऐसा लम्हा था, मेरे अभी भी वो सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता था अ स्टार इज़ बॉर्न, क्योंकि जो जोश और जुनून, और कोई भी पॉलिटिशियन नहीं थे उमर, फिल्म स्टार नहीं थे उमर, बड़े कारोबारी नहीं थे उमर सिर्फ एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे। और उस व्यक्ति का एक नेशनल स्केल पर इतनी अपील होना, मेरी नज़र में ये सबसे बड़ी वजह है कि क्यों उमर को अभी तक बेल नहीं मिल रही है। क्योंकि उनको लगता है कि इतने कैरिज्मा के साथ जब ये व्यक्ति बाहर था और जब ये निकलेगा, और ख़ासकर इसको जिस तरह जैसा कद बन गया है, ये ख़तरनाक होगा इस सरकार के लिए। आप सहमत हैं मेरी बात से? हाँ, मतलब काफ़ी सहमत हूँ। मतलब वो तो एक, मतलब वो मूवमेंट का ही ब्यूटी एक तरीके से था। मतलब जिस तरीके से ये कुछ लोग सामने आए और मतलब वो कनेक्ट कर पाए लोगों से, वो एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि देखिए, ऐसा तो नहीं था कि लोगों को CA NRC के बारे में पता नहीं था, सबको पता था। लेकिन उसके साथ साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करना कि क्यों है ये, क्रोनोलॉजी क्या है, जो अमित शाह बात कर रहा था कि पहले CA होगा फिर NRC होगा, असम का क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये सारी चीज़ें बताना लोगों को और कनेक्ट करना। क्योंकि मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, वो तो नहीं बता रहे थे ना उस टाइम। लेकिन इतना बड़ा एक चीज़ हो गया, मतलब पहली बार संविधान में एक मूलभूत परिवर्तन हो रहा है कि रिलीजन एज अ क्लॉज इन सिटीजनशिप आ रहा है। तो इतना बड़ा एक परिवर्तन हो जाना, और मीडिया उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो तब आम लोगों की अपनी जिम्मेदारी होती है लोगों से कनेक्ट करना, उनको समझाना। और लोग समझ भी रहे थे और वो कनेक्ट भी हो रहे थे, और उसी से उसका मतलब काफ़ी अपील भी हुआ कि एकदम आम भाषा में लोगों को समझाना। और ये जो समझाने का एक तरीका था, वो बहुत ही, मुझे याद आ रहा है कि जब उमर, ये NTCA NRC प्रोटेस्ट से पहले की बात है, अर्नब गोस्वामी के साथ वो एक पैनल पे थे। और मैं कल राहुल गांधी को जब सुन रही थी, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मॉक कर रहे थे। वो एक छोटा यंग, मतलब सोचिए करीब 10 साल पहले की बात रही होगी, और उमर रहे होंगे मेरे ख्याल से तब एग्जैक्टली 10 साल 10 साल पहले, तो 2016 की बात है, राइट? तो उमर कितने हैं अब? 38 साल के अभी हैं, तो 28 साल के रहे होंगे। वो उस वक्त छात्र थे, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। और उस वक्त इतने बड़े एंकर का, इतना ताकतवर व्यक्ति हुआ करता था अर्नब गोस्वामी, अब से भी कहीं ज्यादा। और जिस तरह से अर्नब को मॉक किया उमर ने, वो एक लम्हा था व्हेन ही वेंट कंप्लीटली वाइल्डली वायरल, कि ये कौन है। एंड लोगों ने तब जानना शुरू किया कि ये कौन है। तो मुझे लगता है कि ये एक वजह ये भी हो सकती है बनो ज्योत्सना, कि उनके अंदर गिल्ट नहीं था किसी अपनी आइडेंटिटी को लेकर। जैसे मुझे बचपन से बताया जाता है कि आपको ज़रा कम बोलना है, थोड़ा ढक के बोलना है, थोड़ा छिप के बोलना है। मैं, इतने बड़े बड़े लोगों ने मुझसे ये कहा है, मैं नाम नहीं बता सकती उनका, बदनाम हो जाएंगे वो लोग, जिन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा नाम आरफा खानम है, तुम ज़रा कम बोला करो। अगर तुम्हारा नाम आरती होता, आस्था होता, तो शायद ये बोलती, तुम अपने को ख़तरे में डाल रही हो। और मुझे लगता है ये बातें उमर को हर रोज़ लोग कहते रहे होंगे। उसके बावजूद भी उमर ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि उनकी पहचान एक मुस्लिम की पहचान है। नहीं, बिल्कुल भी परवाह नहीं की। मतलब he has always been open and proud about his identity and बात यही है कि देखिए, वही तो लड़ाई है ना, कि सबको यहाँ पे इस देश में बराबरी का हक है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। मतलब जो हमारा आर्टिकल 14 है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो राइडर और क्लॉज के साथ तो नहीं आ सकते कि तुम अगर महिला हो तो तुम कम बात करो, तुम मुसलमान हो तो तुम कम बात करो, तुम दलित हो तो तुम कम बात करो। ये राइडर के साथ तो नहीं आते हैं ना। ये तो सबके लिए बराबर के हक है, और वही जगह, वही लड़ाई है सबकी, अपनी जगह बनाने की और अपनी बात रखने की। और
किसी को भी मतलब ये ऐसे ही आइडेंटिटी के बॉक्स में, खांचे में ना डाला जाए। यही तो लड़ाई है, यही तो लड़ाई आज़ादी की भी है। आज़ादी की लड़ाई, लेकिन वो आज़ादी की भी यही लड़ाई है कि हर आज़ादी आदमी की बराबर लड़ाई हो। भी यही है। बिल्कुल। आज़ादी की लड़ाई, वो जो गांधी नेहरू लड़ाई करते, वो हिंदू या कोई, वो एक तरह का नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद समझते थे, वो एक बहुत ही इंक्लूसिव राष्ट्रवाद था। उसमें सब जाति, सब धर्म, बाहर के लोग भी, इंक्लूडिंग बाहर के लोग, हाँ, वो उनको भी अंदर किया। मैंने दीनबंधु एंड्रूज, कितने कितने, एक दो नहीं, वेरी वेलबिंग, बहुत सारे लोग थे जो कि अंदर, जो कि अंग्रेज थे, मगर वो तो एनी बेसेंट वगैरह ये सब आए हैं। मैडम कामा, मतलब मैडम कामा तो इंडियन ही थी, मतलब वैसे ही विभिन्न धर्म से आए हैं। ये जो मल्टी सोर्स नेशनलिज्म है ना, उसको एक खांचा में डालना ही स्ट्रगल चल रहा है अभी तक। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और आपने कहा बनो कि यही तो आज़ादी के असली मायने हैं, असली आज़ादी कि मैं जो भी हूँ, चाहे आप एक हिंदू पुरुष हैं, ये एक हिंदू महिला है, मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, उमर एक मुस्लिम पुरुष थे, हमारी पहचानें जो भी कुछ हो सकती हैं जो हमें दी गई पैदाइश के वक्त, हम में पहली बात तो आज़ादी होनी चाहिए कि उस पहचान से बाहर निकलकर हम वो बन सकें जो हम बनना चाहते हैं, और इस पहचान के बावजूद भी वो कह सकें जो हम कहना चाहते हैं। मैं मुस्लिम पहचान पे आ जाती हूँ उमर की। ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, और खासकर सीजेपी के इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान इस सवाल को कई बार उठाया गया कि क्या उमर एक, और उमर की जो धार्मिक पहचान है खासकर, क्योंकि ये कोई सवाल नताशा नरवाल के साथ नहीं था या उनकी दूसरी एक दोस्त थी उनके साथ नहीं था, ये सिर्फ उमर के लिए ही है ये सवाल, कि क्या एक पॉलिटिकल लायबिलिटी बन गए हैं, एक ऐसी जिम्मेदारी के कंधे उठा नहीं पा रहे हैं कि अब जो भी नए प्रोटेस्ट होंगे सबसे पहले ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि भाई देखिए ये प्रोटेस्ट या तो उमर खालिद के साथ है या उमर खालिद के खिलाफ है, और उससे पहले कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। मैं आपसे समझना चाहती हूँ प्रोफेसर साहब, आपने एक ज़माना देखा है, आपने इतिहास देखा है, पढ़ा है, पढ़ाया है, एक डिफ़िकल्ट आइडेंटिटी के साथ, एक बहुत ही जटिल पहचान के साथ उमर आते हैं। अब जो प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी का, उनसे पूछा गया, उनके प्रवक्ता से, उन्होंने कह दिया कि भाई देखिए ये तो एजुकेशन की बात है, इसमें और पॉलिटिकल मुद्दे मत लाइए, जैसे कि एजुकेशन पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। या उमर खालिद तो खुद एक छात्र थे और उनको सिर्फ अपनी बात कहने की वजह से उनको जेल में भेजा गया। कितनी बात होनी चाहिए उमर के बारे में, सवाल नंबर 1। क्या उमर की धार्मिक पहचान के बारे में बात होनी चाहिए या नहीं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 कि क्या जो भी फ्यूचर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें क्या ये डिक्लेरेशन होना चाहिए कि उमर के साथ हैं आप या खिलाफ हैं? एकदम नहीं। तीनों में तीनों सवाल आपके, आई नो, पॉलिटिकल, टैक्टिकल, ये तो बहुत केवल उमर के साथ नहीं हुआ, बहुत दिनों से चल रहा है। मुस्लिम अपीजमेंट का एक बहुत बड़ा पुराना, वन ऑफ द रीज़न ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी का आना was on the basis of कि ये मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं। अभी बंगाल में देखिए क्या कर, एक ऐसा सरकार बनाया है जो कह रहा है कि 30% मुसलमान को हम उनकी बात करेंगे ही नहीं। शुभेंदु अधिकारी जो चीफ मिनिस्टर बने, ये कैसे हो सकता? 30% पॉपुलेशन है उसका, तो हम उस हिंदू वोटों ने मुझे जिताया तो मैं उनको लिए कुछ नहीं करूँगा। ये एकदम डायरेक्टली कह रहे हैं, ये संविधान के भी ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं। कहा हिंदू ईवीएम, मुस्लिम ईवीएम। हाँ। तो ये सारे परिप्रेक्ष्य में देखिए तो हमें तो कहना चाहिए इसको और भी ज़्यादा लिंक करना चाहिए। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात, आप मुझे तीनों क्वेश्चन पे पहले एक बता रहा था। रामचंद्र गुहा ने बोला कि देखिए ये डेयरिंग है कि दूसरे, ये एक चीज़ और भी है, उसके अंदर की विचारधारा की जो है, उस विचारधारा में ये चीज़ मानी जा सकती कि, मगर ये बात है टैक्टिकली कहिए, जो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, एक जो मार्क्सवादी और एक इमेंसिपेटरी सोच रहा है, जो इमेंसिपेशन के बारे में, दुनिया की सारे लोगों की इमेंसिपेशन, बराबरी की बात, इमेंसिपेशन, उनका उत्थान, वो जकड़े हुए हैं, उनको उठाने की जो बात, जो सोच रहा है, जो अपने दिमाग में सोच रहा है, वो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। उससे वो प्राउड था, जैसे कह रही है, प्राउड ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, बट ही न्यू दैट इन माय आइडियोलॉजीज, माय आइडियाज, एंड बहुत सारे दुनिया के लोगों में ये इम्पोर्टेंट नहीं, मैं ज्यू हूँ कि मुसलमान हूँ कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं सबके उत्थान के लिए काम करूंगा, सबके उत्थान के ये उमर की आइडियोलॉजी थी, आप कह रहे हैं। इसी आइडियोलॉजी के दम पर वो खड़ा है, और मैं कह रहा हूँ
सही बात है, मुसलमान है इसीलिए उसको उसको हुआ, ये सही बात है। अगर कोई होगा वो विचारधारा दूसरे लोगों का होगा, मगर इतना उसको नहीं तड़ पाते जिससे यानी मुसलमान। उमर नहीं, अगर अमर होता तो हो सकता है इतना परेशान नहीं हाँ, करता। मेरा दोस्त अमर फारूकी, उसको मैंने देखा हो, उसको बोल रहे आप तुम अमर हो कि अमर हो, हाँ तुम क्या हो। मैं देखा हो लोग, अगर ये अगर नहीं समझेंगे हम, मुझे लगता है ये आप जो क्वेश्चन में जो अभी क्या है, ठीक है, अभी हमारे देश में माहौल बदल रहा है। हो सकता है जो जो कल लायबिलिटी था वो आज एसेट बन सकता है, वो बना है। एक जमाने में भगत सिंह लायबिलिटी था, एसेट बन सकता था। कैसे लायबिलिटी है? लायबिलिटी था क्योंकि वो है भाई टेररिस्ट है, टेररिस्ट हाँ। है, और गांधीवादी कांग्रेस उसको अलग करना रखते चाहते थे, हाँ। नहीं चाहते थे, बट वो डायरेक्टली इतना ऊंचा करके बोल नहीं पा रहे थे, बिकॉज वो होगा हमारे पर अटैक होगा और ज्यादा अटैक होगा, उसको फिर मैस मूवमेंट टूट जाएगा, जो भी है। मैं आइडियोलॉजिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भगत सिंह वो लग रहा था नेशनल मूवमेंट के लिए उस वक्त, मगर वो एसेट थे, वो एक तरह से वो एक स्पार्क था जो कि लोगों को एक नए तरीके का सोच का आना पड़ा। और बहुत हुआ उस वक्त, बहुत हुआ। और इस तरह से उमर का रहना जेल में, उमर का भगत सिंह को देखिए, उसका सिख आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट था क्या? वो इम्पोर्टेंट नहीं था उसके लिए, मगर उसको अभी तो बिना ये के वो जैसे चंद्रशेखर आजाद को वो ब्राह्मण था और जनेऊ पहन के बैठा, बट वो तो अलग विचारधारा अलग था ना। तब वो आप आज उसको कहोगे तो वो तो ब्राह्मण था, ब्राह्मणवादी, वो ब्राह्मणवादी नहीं था भाई। वो जो भी जहां से है, हम मेरा ये कहना है कि मुस्लिम आइडेंटिटी ऑफ उमर कैन बी थॉट बाय सम पीपल एज लायबिलिटी। जस्ट लाइक राहुल गांधी को भी लोग लायबिलिटी समझते थे कि राहुल गांधी को आदत तो गांधी परिवार, हाँ, यस, हाँ। वही मैंने बहुत लोग देखो, मगर थिंग्स चेंज। हिस्ट्री का यही है लेसन, पॉलिटिक्स का, हिस्ट्री से ज्यादा पॉलिटिक्स का ये लेसन है। तो फिर उमर की मुस्लिम आइडेंटिटी के बारे में बात की जाए या नहीं की जरूर जाए? किया जाए और कहा जाए कि वो मुस्लिम आइडेंटिटी के कारण उसको सिंबॉलिकली ज्यादा क्या है वो दमन किया जा लेकिन बनो ये बताइए कि मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से तो मार पड़ रही है उमर के ऊपर। जैसे हमने कहा कि अगर उमर नहीं अमर होता तो शायद हो सकता है जेल जाता, लेकिन इतनी बुरी तरह जो आपने कहा इतना जुल्म नहीं होता उसके ऊपर, तो फिर भी हम बार बार उमर की मुस्लिम आइडेंटिटी पे क्यों बात करें? ताकि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो। ये अगर बदलना है, ये हालात को अगर बदलना है, तो हमको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि एक इंसान, इसके मुसलमान आइडेंटिटी के कारण इसके ऊपर दमन हो रहा है। ये बात को हम भुला नहीं सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसको बार बार बोल के इसका विरोध करना पड़ेगा। इस चीज़ का, मुसलमानों के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसके बारे में बात करना पड़ेगा, तभी हम उसका विरोध कर पाएंगे, तभी हम उसको ख़त्म कर पाएंगे, तभी हम बराबरी की तरफ बढ़ पाएंगे इस देश में। किसी चीज़ को व्हाइट वॉश करके उसको हटा देना या उसके बारे में बात नहीं करने से इट डजंट हेल्प। यानी दमन के डर से डरना नहीं है, हाँ, ये कह रही हैं आप? दमन, देखिए दमन का डर तो है, दमन डर है, मगर यू कैन डिफर और व्हाटएवर। कांवड़िया जब अटैक कर रहे हैं, लोगों को मार दे रहे हैं, उसका कुछ नहीं है। अगर एक छोटा सा पत्थर इधर से गया, बाई चांस मैं कह रहा हूँ, देखिए एक मूवमेंट, वो आइडेंटिटी मूवमेंट क्या है, उसको वो लोग कभी नहीं दबाएंगे। मगर एक अगर छात्रों का मूवमेंट है जो कि आइडेंटिटी पे बेस्ड नहीं है, जो कि ये है, उसमें से एक छोटा सा वायलेंस होगा तो उसको दमन का प्रक्रिया में डाल दो, है ना। तो देख रहे हैं किस तरह से इवन दमन का भी दोहरा मुख हो रहा है। बिल्कुल, हाँ, कितना राजनीति को कितनी सुविधा है उसके हिसाब से। अगर आइडेंटिटी है तो आपको थोड़ा सोचेंगे। अभी जैसे अंबेडकर के नाम से बहुत डर रहे हैं वो लोग। अंबेडकर का वो अंबेडकर के खिलाफ वो नहीं बोल सकते डायरेक्टली। ये देखिए, ये एक दिन था जमाने, मतलब अरुण शौरी ने खुद लिखा था अंबेडकर को, बहुत ही ये करके लिखे थे। उसके पहले आरएसएस की तो बहुत ही पुराना ये था अंबेडकर के खिलाफ, बहुत ज़्यादा था उनको, वो पाकिस्तान का सपोर्टर है करके बहुत ज़्यादा था। और स्पेशली बिकॉज ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये तो मतलब उनकी, बट अब देखिए वो बोल नहीं पा रहे।
ये एक तरह से मूवमेंट के कारण और विचारधारा के कारण, ये दोनों चीज, जो चीज लायबिलिटी था उसको एसेट बना सकते हैं। तो हम, मुझे लग रहा है अभी मौसम बदल गया है, बहुत बदल रहा है, और उमर का ये कहना ज़रूरी है कि उमर को मुसलमान बना के आपने ये किया है। ये केवल उमर को मुसलमान है, मगर मैं अगर समझा सकूं कि मैं तो हिंदू नहीं हूं, मगर कोई हिंदू है, अगर वो कह सके, जैसे गांधी भी कह सकते थे कि उस पे जो हो रहा है वो मेरे पे है, ये जब आ जाएगा, होगा, उसको करना ज़रूरी है। तो एक सारे लोगों में कि एक वहाँ उसको तुमने थप्पड़ मारा, वो मेरे ऊपर थप्पड़ बंगाली, अभी तो एक बंगाली व्यक्ति है, कोलकाता में तो घटना हुई है जिसमें उसकी दाढ़ी देख के पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो, तो उसने कहा अगर हाँ होता तो क्या, या उसने जवाब नहीं दिया कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर उसकी बहुत पिटाई हुई। तो आखिरी दो सवाल आप दोनों से पूछना चाहती हूँ मैं यहाँ पर। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा सवाल है कि 2016 के आसपास की बात है, पहली आवाज नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उठी वो जेएनयू से उठी 2015 पहले, मतलब रोहित वेमुला दो तीन जी हाँ, तो जेएनयू से जो एक बड़ी आवाज उठी जहाँ प्रोटेस्ट मार्च हुए, इत्तेफाक से मैं भी गई थी वहाँ कवर करने के लिए, वो सीढ़ियाँ जेएनयू की थी, वहाँ पर उमर खालिद, कन्हैया कुमार, अनिर्बान ये बोल रहे थे, और एक और नेता हुआ करती थी शहला रशीद, ये 4 लोग थे। अब दर्शक पूछेंगे कि चारों ने एक ही जुर्म किया तो सज़ा अलग अलग क्यों मिली, क्योंकि जब हम ये कह रहे थे कि उमर को ही क्यों निशाना बनाया, इसके पीछे वजह ये भी थी बनो कि उमर इन सारे लोगों में, जिन लोगों को सीए एनआरसी में गिरफ्तार किया गया, उनमें सबसे हाई प्रोफाइल और जाने माने व्यक्ति उमर ही थे, तो उनको एक एग्जाम्पल बनाना चाहते थे वो। तो ये भी मुझे पता चला कि जब जेल में, क्योंकि जेल उनके लिए सिर्फ 2020 में नहीं हुई, उससे पहले 2016 में भी जेल में गए, और उससे वापस आके उनके ऊपर जिस हमले का आपने जिक्र किया वो भी हुआ, उसके बावजूद भी उसी दौरान बेल पर लौटे और उन्होंने अपनी थीसिस लिखी, और ये किताब हम सबके सामने है। बनो, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ, ये बताइए कि जब आप कन्हैया कुमार को देखती हैं, जो कांग्रेस पार्टी के एक तरह से एमपी इन वेटिंग, किसी ना किसी दिन तो बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, आज नहीं तो कल बन जाएंगे, अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनको पसंद भी करती हूँ और ये उनके खिलाफ ये सवाल नहीं है। दूसरे बार हम देखते हैं अनिर्बान जो कुणाल कामरा के साथ काम कर रहे हैं, और तीसरी हैं शहला रशीद। अभी कुछ ही घंटे पहले उनका एक वीडियो देखा मैंने, कश्मीर में तिरंगा यात्रा हो रही है, बड़ी खुश हो रही हैं और तिरंगा लेके और लहरा रही हैं, सर पे दुपट्टा ढका हुआ है उन्होंने, पहले वो कॉमरेड हुआ करती थी। तो कैसे देखती हैं आप इन तीनों को उमर के साथ जब देखती हैं? मतलब सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सब अपने अपने विचारों के रास्ते चल पड़े हैं। उमर उस तरीके से चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी जेल में है। देखिए, बात यह है कि इस देश में विचारधारा की आज़ादी तो सबको है, मतलब कोई भी विचार, कोई रास्ता कोई भी चुने, उससे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से बर्ताव उमर के साथ किया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कन्हैया की अलग ज़िंदगी होनी चाहिए थी, या मैंने कभी नहीं सुना, मुझे याद नहीं पड़ा आखिरी बार कब कन्हैया कुमार ने उमर खालिद के लिए कोई शब्द कहा। शहला रशीद तो समंदर के दूसरी पार चली गई हैं, उन्होंने अपने लिए एक जीवन चुन लिया। अनिर्बान थोड़ा लो प्रोफाइल रहते हैं, उनके बारे में ज्यादा हम शायद बात ना तो करें। बहुत ही सपोर्ट करते हैं, नहीं हाँ। वो किताबें उधर बनोदस्ना के साथ वो किताबें वगैरह, लेकिन पब्लिक लाइफ में उतना ज़्यादा वो एक्टिव नहीं है। तो बेसिकली ख़ास बात हम कर रहे हैं शहला रशीद और इनको लेकर, कन्हैया कुमार को, इन्होंने जो अपने लिए जीवन चुना या सरकार ने इनके लिए जो बर्ताव चुना, और उमर के लिए जो सरकार ने चुना बर्ताव, उसमें क्यों फ़र्क है ये? मतलब देखिए, मैं किसी और को लेकर नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं सिर्फ उमर के लिए बोलना चाहती हूँ कि वो किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया, और अब तो मतलब बीजेपी का वॉशिंग मशीन तो सबके लिए खुला है, वो तो सबका साथ सबका विकास होता है वहाँ पे, कोई भी जाना चाहता है वहाँ पे उनके आइडियोलॉजी को अपनाते हुए, तो उसके लिए उसका द्वार खुला हुआ। जितना भी आप विरोध किया, गाली दिया, मतलब शुभेंदु अधिकारी से लेके हेमंत विश्व शर्मा, ये सारे लोग, कपिल मिश्रा, ये सारे लोग एक टाइम में कितना गाली देते थे, मतलब नरेंद्र मोदी को गाली दिया, बीजेपी को गाली दिया, शुभेंदु अधिकारी भी था, कपिल मिश्रा भी था, ये सारे लोग आज वहाँ पे चले गए, उनके नेता बन गए। तो ऐसे ही हमारे भी दोस्तों में से लोग हम देखे कि जो उधर गए और उनके आइडियोलॉजी को अपनाए, तो उनके अपने अपने विचार हैं। वो आप देना चाहते हैं इस सवाल का जवाब?
मैं देखिए वो सरकार सत्ता का स्ट्रैटेजी क्या है उससे ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है सत्ता की। मैं आपको बताया था ना, कावर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ ऑपरेशन, डिफरेंशिएशन दमन का भी डिफरेंशिएशन, न्याय हक का भी डिफरेंशिएशन, ये दोनों चीज करते हैं। उनका हक ज्यादा है, उसका हक कम है, ये डिफरेंशिएट करके वो इक्वालिटी की तरफ नहीं जा रहे। उनका लॉजिक है डिफरेंशिएशन कि लोगों में कम बड़ी दिखाकर उसी की तरह वो पॉलिटिक्स करते हैं। इक्वालिटी या सब समान है, वो केवल लिबरल ड्रीम बन के रह गया है। समान कुछ नहीं है। समान ये है कि समान हमें मतलब जैसे कहते हैं ना, लॉ इज ये लॉ इज ब्लाइंड, इट इज ब्लाइंड टू ओनली दिस, it is very open to class differences and all. So I understand that, but I feel something in Umar and in many others that cannot be assimilated washing machine के अंदर। वो assimilate नहीं हो पाएगा। उमर नहीं धुल पाएगा। बहुत सारे लोग हैं, हम नहीं कह रहे वो धुल नहीं पाएंगे। वो एक मैं कह रहा हूँ, वो नहीं चाहता है, वो चाहे भी वो जिस तरह से उनको इनकॉर्पोरेट, वो नहीं, unassimilable thorn in the soul of this system वो रहेगा। एक ऐसा कांटा जो उनके हलक में चुभता रहेगा। कभी उसको वो लोग नॉर्मलाइज, इसीलिए मैं वर्ड नॉर्मलाइज को खिलाफ था कि मैं समझता हूँ लड़की का वो मैं कैसे बात करूँ नॉर्मलाइजेशन का। मुझे लगता है कि कुछ होते हैं, कुछ विचारधारा है जिसको नहीं किया जा सकता है। उसको आप ये पूंजीवादी सत्ता के और उसकी जो क्योंकि मैं समझ रही हूँ आप दोनों के लिए ये अनकंफर्टेबल सवाल है, लेकिन शहला रशीद का वो साइट जब वो तिरंगा उठा के चल रही हैं, वो व्यक्ति जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो वो बाकायदा ट्वीट कर रही थी कि आर्मी की ने कितने जुल्म ढाए हैं। वो लड़की जो मानी जाती थी कि इतनी बड़ी रिवोल्यूशनरी है कश्मीरी होने के बावजूद, कश्मीर की आज़ादी और तमाम तरह की बातों पे बात करती थी, और कैसे सुविधा के साथ सब कुछ जिस वॉशिंग मशीन का आप जिक्र कर रही हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। मुझे लगता है आप पर्सनली शायद उस पर कमेंट नहीं करना चाहती हैं। बनो, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। लोग जो है स्टूडेंट साइड जाना कि किस तरह के स्कॉलर हैं उमर, लेकिन किस तरह के व्यक्ति थे, किस तरह के प्रेमी उमर थे, आप लोग कहाँ मिले, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं आप? देखिए, हम लोग यूनिवर्सिटी में ही मिले, यूनिवर्सिटी में ही दोस्त बने हैं, और उसके बाद मतलब हम सब, मैं, उमर, अनिर्बान, बाकी सारे जो और JNU के तमाम लोग, हम लोगों को एक धकेल दिया गया एक रास्ते में जो आम जिंदगी नहीं थी। मतलब जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं हुआ 2016 के बाद से, कभी भी नॉर्मल नहीं हुआ। वी हैव बीन गोइंग थ्रू द स्टॉर्म तब से, रिलेंटलेस। तो जब ये मतलब ऐसे एक स्टॉर्म के थ्रू अब जब चलना आपको मजबूरी हो जाती है, तब दोस्ती भी पक्की हो जाती है उसी में। तो आप ये कह रहे हैं कि समंदर में आपकी नाव थी और उस संकट और तूफान के रास्ते में, तूफान में ही वो नाव अभी भी डोल ही रहा है। तो और उस नाव में जो लोग सफर करते हैं उनके रिश्ते बहुत पक्के होते हैं। तो ये भी एक वजह थी कि रिश्ता, यानी जेल में जब वो हैं उस दौरान आपका रिश्ता और मजबूत हुआ है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या उमर एक रोमांटिक इंसान है? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं। पर हाँ, मतलब रोमांटिक इंसान तो है। मतलब वही एक रोमांटिसिज्म में तो हम जीते हैं, वो हमारे लिए एक स्ट्रेंथ भी होता है। मतलब चीज़ों को एक रोमांटिसिज्म के बिना ये दुनिया बहुत मॉर्बिड हो जा सकता है, जेल की दुनिया तो खास करके। तो एक रोमांटिसिज्म का ज़रूरत तो होता है उसको अलाइव रखने के लिए। कभी आपको कोई फूल दिया, कोई कविता लिखी? हाँ, फूल दे, कविता तो उससे नहीं होता है, एक बिल्कुल भी पोएटिक नहीं है। फूल हम जब भी जाते हैं, जो भी जाते हैं, हम सिर्फ मैं नहीं, बाकी दोस्त या आंटी भी जब गई उनकी मम्मी मिलने, तो अंदर कुछ पेड़ से फूल उठा के लेके आके वो देते हैं। हाँ, सबको। मैं जस्ट
उस दिन बैठा था जब जैसे मैं अब बताता हूँ प्रेस क्लब में। प्रेस क्लब हाँ। में मैं उसकी माँ के साथ कभी मिला नहीं था, पहले बार मिला था। वो बात कर रही थी, ये कर रही थी, मेरे कोई और आप शायद बात कर रहे थे उस वक्त। सडनली मेरे को बोल, देखो वो लड़का चश्मा पहना, मुझे लगा उमर है। मुझे उन्होंने ऐसे बोला ना, मुझे सच में मैं देखने लगा कि वाकई कहीं उमर है। ऐसा कहीं चमत्कार तो नहीं है कि हाँ। सचमुच आ गया उमर। उन्होंने बोला मुझे लगा ये उमर है। इसी क्या कहें, एक नया समाज, एक नया दुनिया को सोचने के लिए ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है अगर आप अगर स्वप्न ना देखें, आप अगर ड्रीम ना करें उस ड्रीम को, जो कि समटाइम्स ये रियलिटी के साथ नहीं है। रियलिटी के साथ आप अब रियलिटी में जब ज़्यादा फंसते हैं ना तो आप शेला रसीद बन जाते हैं। तो आप कहेंगे भाई यही है, ये प्रैक्टिकल है, ये हम करेंगे बहुत सारे तरीके से कि हमने आइडिया नहीं दिया मगर हम ये कर रहे हैं। मतलब मैं जान बचा लूंगी अपना, मैं करियर बना लूंगी। अनकॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशन विथ रियलिटी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशन विथ रियलिटी कैन बी पॉसिबल ओनली इफ यू कैन ड्रीम। अगर ड्रीम नहीं करेंगे ना, उसका सोर्स मैं कह रहा हूँ वो विचारधारा है, इंटेलेक्चुअल है, बट देयर इज अ ड्रीम। और वो ड्रीम है उसकी जो, वो कहाँ से आया है, किस स्रोत से आया है, वो उसके मतलब ये से कह रहे हैं उसकी जो नर्चरिंग फैमिली से आया है, फॉर वॉट एवर इज इट, नॉट दैट वो फैमिली इस्लामिक है तो वो इस्लामिक ड्रीम होगा, बट इस्लामिक ड्रीम ऑल्सो कैन बिकम रेवोल्यूशनरी। और इस्लाम तो बराबरी की बात करता है, इस्लाम तो जमहूरियत की बात करता है, सबके बराबर अधिकारों की बात करता है। सही बात है, धर्म में भी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि इस बातचीत में आपको भी, जिसका प्रोफेसर साहब जिक्र कर रहे हैं, वो ड्रीम, वो एक सपना, सपने बहुत तरह के हो सकते हैं। सपने ये भी होते हैं कि मैं बड़ा होकर एक अच्छा बड़ा डॉक्टर बनूंगा या मैं एक कलेक्टर बनूंगा। सपना ये भी हो सकता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। लेकिन सपना तो ये भी हो सकता है कि बराबरी का समाज बनाऊंगा जहां सबको अधिकार मिले, सबको आज़ादी हो। वही सपना जो उमर खालिद ने देखा, और इसी तरह के एक तरह से होपलेस रोमांटिक्स तरह के लोग हैं, उनकी तरह के या मेरी तरह के, जो हर रोज़ उठकर वही काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज़ादी सही मायनों में असली आज़ादी तभी होगी जब उमर आज़ाद होंगे, उमर जैसे बहुत सारे कैदी आज़ाद होंगे, और सबको उनकी पहचान के साथ या पहचान के बावजूद भी इस लोकतंत्र में, इस संविधान में वही जगह मिले जो सबको हासिल है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आप सबको शुभकामनाएं आज़ादी के दिन की।